हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर के जो हमारा पेपर है समकालीन भारत और शिक्षा, उसका आज हम फर्स्ट चैप्टर देखने चल रहे हैं, विविधता और बहुलवाद। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और टॉपिक वाइज एक एक हेडिंग अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या है कि विविधता, पाठ का नाम क्या है? विविधता और बहुलवाद। अंग्रेजी में इसको डाइवर्सिटी एंड प्लूरिज्म कहते हैं। ठीक, तो विविधता मतलब विभिन्न विभिन्न मान्यताओं वाला। विविधता में ही बहुत सारे जो शब्द का समावेश है वो कई शब्दों का समावेश है। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग दिशाएं, अलग अलग चीजें। ठीक है, और बहुल मतलब होता है बहुत, वाद मतलब होता है कथन, मतलब बहुत सारे कथन हो जिसमें। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, विविधता का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो विविधता का अर्थ समझते हैं सबसे पहले कि विविधता होती क्या है, इसका अर्थ क्या है, विविधता का माने क्या है, इसका मीनिंग क्या है इसकी। ठीक है, तो विविधता जैसे कि मान लीजिए आपको हम दो व्यक्तियों का उदाहरण देते हैं। जैसे एक लड़का है, उसका नाम समीर है, और एक दूसरा लड़का है, उसका भी नाम समीर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से कहानी सुनिएगा। तो जो लड़का समीर है वो भी क्लास 7 में पढ़ता है, और जो दूसरा समीर है, जैसे समीर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे समीर 1 है और ये समीर 2 है। तो जो समीर 1 है वो 7th क्लास में पढ़ता है। कौन सी क्लास में? 7th क्लास में। और जो समीर 2 है वो कभी स्कूल गया ही नहीं, कभी स्कूल नहीं गया। ठीक दोस्तों, नाम दोनों का सेम है, समीर ही है, और दोनों भारत देश के ही हैं। संयोग से जो समीर 1 है वो पंजाब का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है? पंजाब का रहने वाला है। और जो समीर 2 है वो कहाँ का रहने वाला है? वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का। ठीक दोस्तों, जो समीर 1 है उसका जो धर्म है दोस्तों वो मुस्लिम समीर है। कौन सा समीर है? वो मुस्लिम समीर है। और जो समीर 2 है वो हिंदू समीर है। तो अब दोस्तों देख रहे हैं कि नाम दोनों का सेम है और लड़के ही हैं दोनों। समीर पहला वाला भी लड़का है और समीर 2 दोनों लड़के हैं, और दोनों की उम्र भी सेम है, एज जो है दोनों की सेम है। लेकिन पहला वाला समीर जो है वो क्लास 7 में पढ़ता है, अर्थात वो स्कूल जाता है। लेकिन जो दूसरा वाला समीर है वो कभी स्कूल नहीं गया। तो दोस्तों देखते हैं कि इंसान दोनों ही है, नाम भी दोनों का है, लेकिन दोनों का नाम एक होने के बावजूद, एक ही देश में रहने के बावजूद, दोनों का स्थान रहने का जो है वो कहाँ है? अलग अलग है। और दोनों में और क्या अंतर है? दोनों, एक का धर्म जो है वो मुस्लिम धर्म का समीर है, और दूसरा जो समीर है वो उसका कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म का समीर है। एक है जो स्कूल जाता है, एक जो है जो स्कूल नहीं जाता है। तो दो अलग अलग व्यक्तियों का, दो अलग अलग व्यक्ति जो होते हैं, जब उनमें धर्म, जाति और संस्कृति, इन सब चीजों को लेकर के विविधताएं पाई जाती हैं, अर्थात असमताएं पाई जाती, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? विविधता। क्या कहते हैं? विविधता। ये तो हम एक इंसान के तौर पे समझाए। अब जैसे दोस्तों मान लीजिए कि क्या होता है कि जैसे कि एक महिला है और एक पुरुष है, दोनों हैं इंसान ही, दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, फिर भी उनमें क्या विभिन्नता है कि एक का जो लिंग है वो महिला है और दूसरे की लिंग क्या है? पुरुष है। तो इनमें किस तरीके की विविधता मिल गई आपको? लिंग के आधार पर। किस तरीके की? लिंग के आधार पर। वैसे हमने आपको बताया कि समीर 1 और समीर 2 में आप डिफरेंस कीजिए, आप अंतर बताइए कि समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से किस प्रकार से विभिन्न है, किस प्रकार से अलग है। जैसे समीर 1 जाति के आधार पे देखिए, तो समीर 1 क्या है? वो मुस्लिम है, और समीर 2 क्या है? धर्म के आधार पे क्या है? वो हिंदू है। तो धर्म के आधार पे पहली विभिन्नता मिल गई, पहली विविधता हम लोग को देखने को मिल गई, पहला अंतर मिल गया। दूसरा क्या है कि एक स्कूल जाता है और दूसरा क्या है? स्कूल कभी नहीं गया। तो ये सारी चीजें अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि विविधता क्या होती है। विविधता का मतलब होता है कि सब विभिन्न पहलुओं में अलग अलग होते हुए भी किसी एक बिंदु पर एक हो जाना ही क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है। जैसे कि दोनों का नाम समीर है, एक बिंदु पे ये एक हुए ना, नाम में एक हुए, और क्या हुआ कि दोनों लड़के हैं, और क्या हुआ कि दोनों इंसान हैं, अर्थात मानव हैं। तो इन सब बिंदु, कुछ बिंदुओं पर वो एक है और कुछ बिंदुओं पर वो क्या है? अलग अलग हैं। तो ये अलग अलग होने के बावजूद एक होना, ये क्या है? किस चीज का लक्षण होता है? विविधता का। तो विविधता का मतलब क्या होता है, इसकी एक परिभाषा से अच्छे से समझते हैं, जिसको गर्शेल जो एक विद्वान है उनके अनुसार क्या है, उन्होंने क्या बताया कि विविधता का अर्थ होता है योग्यता, लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा,
चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग व्यवहार या धर्म से संबंधित होता है। अर्थात कि अगर किसी की योग्यता, किसी के लिंग, किसी की जाति, किसी की प्रजाति, दोस्तों जाति और प्रजाति में बड़ा अंतर होता है। जाति क्या होती है कि जैसे हिंदू धर्म में 4 जातियां होती हैं, 4 वर्ग में लोगों को बांटा गया है। पहला क्या है कि ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, तो ये जाति होती है। अब आप देखते होंगे कि ब्राह्मण में भी कई प्रजातियां होती हैं, जैसे कि कई उपजातियां होती हैं, प्रजाति भी होती है, उपजाति। जैसे कि ब्राह्मण में कोई मिश्रा होता है, कोई पांडे होता है, कोई तिवारी होता है, तो ये सारी चीजें क्या है, उपजाति या प्रजाति कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो विविधता क्या है कि अगर किसी की योग्यता, किसी के लिंग, किसी की जाति या प्रजाति, या फिर उसका सामाजिक स्तर कैसा है, उसका आर्थिक स्तर कैसा है, मतलब उसके घर में कितने लोग कमाने वाले हैं, समाज में उसका क्या स्थान है, अगर वो सामान्य मनुष्यों की तरह है कि वो विकलांग तो नहीं है, उसका लिंग कैसा है, वो महिला है कि पुरुष है, इन सब चीजों से क्या होता है, संबंधित होता है। ठीक है, विविधता का संबंध होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ठीक है, अब हम दूसरी हेडिंग पे चलते हैं। क्या है कि बहुलवाद का अर्थ एवं परिभाषाएं। दोस्तों ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी अगर आपकी किताब में दिया है तो मैं एक बार अच्छे से समझा दे रही हूँ। बाकी अगर 1 लाइनर में आएगा ये वेरी शॉर्ट में, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, बहुलवाद क्या होता है? देखिए दोस्तों, जो बहुलवाद होता है, जैसे मान लीजिए भारत जो है, आप जानते हैं कि भारत विभिन्न धर्मों का देश है। ठीक है, यहाँ पे बहुत, इसीलिए कहा जाता है कि भारत विविधता में एकता है। ठीक है, भारत में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी उपजातियां हैं। यहाँ पे बहुत आपको अमीर लोग भी मिल जाएंगे, बहुत गरीब निम्न वर्ग के लोग भी मिल जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे सामान्य मनुष्य भी मिलेंगे, विकलांग मनुष्य भी मिलेंगे। तो ऐसे आपको बहुत सारी विविधता देखने को मिलेगी, ना सिर्फ इंसानों में, आपको पेड़ पौधों में भी। यहाँ आम का पेड़, अमरूद का पेड़, आपको बहुत सारे पेड़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पशु पक्षी भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हर चीज में विविधता है। तो क्या है कि जैसे अब बहुलवाद समझा रहे थे आपको, तो बहुलवाद क्या है कि जैसे मान लीजिए भारत एक विविधताओं वाला देश है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए कि सदियों से, मतलब वैदिक पीरियड में जो था, वैदिक काल में जो था, वहां पे 4 वर्गों में, हिंदू धर्म के अनुसार 4 वर्गों में मनुष्यों को बांटा गया था। पहला ब्राह्मण था, ठीक है, दूसरा क्षत्रिय था, फिर वैश्य था, फिर शूद्र था। तो क्या हुआ कि जैसे ये ब्राह्मण जो थे ये अपने आप को उच्च वर्ग का मानते थे, और क्षत्रिय भी अपने आप को उच्च वर्ग का मानते थे, और वैश्य का काम होता था व्यापार करने का। लेकिन ये जो शूद्र होते थे, इनको बड़ा निम्न वर्ग में रखा जाता था, इनको हे की दृष्टि से देखा जाता था, अर्थात इनको बहुत छोटे स्तर पे देखा जाता था इन लोगों के द्वारा, और इन लोगों के द्वारा इनका बहुत शोषण होता था। क्या होता था? बहुत शोषण होता था। तो ऐसे जगह पे, ऐसे समाज में बहुलवाद का आशय समझा रहे हैं कि बहुलवाद का आशय होता है उस समाज की सरकार की व्यवस्था अथवा संगठन से जो विभिन्न समूहों को किसी एक अधिक प्रबल समूह के साथ रहकर अपनी पहचान बनाए रखने की स्वीकृति प्रदान करता है। जैसे दोस्तों देखते हैं आईएएस पीसीएस की परीक्षा निकलती है, उसमें सरकार ने व्यवस्था की है कि चाहे कोई भी जाति का मनुष्य हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, बस वो भारत देश का रहने वाला हो, तो वो सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे सकता है। और जब दोस्तों सिविल सर्विस की परीक्षा देते हैं, तो ये सदियों से जो ब्राह्मण अपने आप को उच्च कोटि का मानते आए थे, उच्च वर्ग का मान करके ये शूद्रों का शोषण करते थे, या फिर अपने से नीचे वालों को हमेशा दबाया करते थे, उनका हनन करते थे, उनके अधिकारों का। तो क्या हुआ कि सरकार की व्यवस्था सरकार ने बनाई कि अब सिविल सर्विस परीक्षा में ये सब आ सकते हैं। ठीक है, वोट देने का अधिकार सबको है। तो क्या है कि जब सब आएंगे तो आईएएस की कुर्सी, मान लीजिए आईएएस की एग्जाम क्लियर कर लिया, आईएएस एक ब्राह्मण भी बन गया और आईएएस एक शूद्र भी बन गया। तो बहुलवाद से तात्पर्य होता है कि एक ऐसे समाज या एक ऐसे समूह में रहना, एक ऐसे समाज या एक ऐसे समूह में रहना जहां पे जो उच्च कोटि के या फिर कोई प्रबल समूह होता है, जो अपने आप को बहुत मतलब ज्यादा ताकतवर समझते हैं, ऐसे प्रबल समूह के लोग हैं, उनके साथ जो निम्न वर्ग का मनुष्य है वो भी रह करके क्या करे, अपनी एक अलग पहचान बनाए। तो पहचान बनाए और उसके पहचान बनाने में जो सरकार की व्यवस्था है उसका सहयोग करे। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं? बहुलवाद कहते हैं। बहुलवाद मतलब होता है कि विभिन्न समूहों, विभिन्न प्रबल समूहों के साथ रह करके अपना एक अलग अस्तित्व बनाना, अपना एक अलग आशय निकालना, उसी को क्या कहते हैं? बहुलवाद।
ठीक दोस्तों, आपको फिर से ना समझ में आए तो एक बार फिर से परिभाषा देख लीजिए कि बहुलवाद से आशय होता है उस समाज या सरकार की व्यवस्था अथवा संगठन से है। अर्थात जो हमारा समाज है, ऐसा समाज जहाँ पे सदियों से जो प्रबल समूह के लोग थे वो अपने से निम्न वालों को दबाए रखते थे, लेकिन समाज ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहाँ पे जो प्रबल समूह के लोग हैं उनके साथ रह करके जो निर्बल मनुष्य हैं, जो निर्बल समूह के लोग हैं, वो भी अपनी पहचान बना लें, ऐसी स्वीकृति मिल जाए उनको। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम बहुलवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलवाद कहते हैं। अब तीसरी हेडिंग क्या है हमारी? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विविधता क्या है? डायवर्सिटी इन अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स। दोस्तों देखिए, जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसमें तो डायवर्सिटी का मतलब बहुत ही ब्रॉड है, मतलब बहुत ही विस्तृत है। तो हम देखते हैं कि क्या है उसमें, कैसा है। क्या है कि हमारा जो भारतीय समाज है उसका इतिहास बहुत पुराना है। जैसे कि अब 5,000 पहले जो है कहा जाता है कि हमारे यहाँ आर्य लोग, बहुत सारे लोग आए बाहर से, जैसे आर्य आए, मुगल आए, है ना, तो ऐसे आए। तो क्या हुआ कि लोग जब आते थे बाहर से तो वो अपनी साथ अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भी साथ में लेके आते थे। तो जो वो अपनी संस्कृति और सभ्यता को लेके आते थे तो उसका असर यहाँ के लोगों पर पड़ता था। तो यहाँ के लोगों के साथ वो घुल मिल जाते थे। तो क्या होता था, कुछ उनकी सभ्यताएं, कुछ हमारी सभ्यताएं मिल करके, अलग अलग होने के बावजूद हम लोग की एक खूबसूरती होती थी कि हम अलग अलग लोग, यहाँ पे जो बाहर से लोग आए वो भी यहाँ पे घुल मिल गए और जो यहाँ के लोग थे वो भी उनके साथ घुल मिल गए। अर्थात हम लोग हमेशा एक रहे मिलकर के। एकता में प्रबल शक्ति होती है, आपने सुना होगा। तो विविधता हमारे यहाँ इसीलिए इतनी विविधताएं देखने को मिलती हैं। और जैसे देखते हैं कि आप भारत में बहुत सारी जातियां हैं, गोंड जाति होती है, और सबसे ज्यादा कि हमारे यहाँ रहन सहन में भी विविधता है। जैसे राजस्थान में आप चले जाइए तो वहाँ पगड़ी पहनने का रिवाज है। और जैसे कि आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो यहाँ पे गमछा लोग बहुत वो करते हैं। साउथ में चले जाइए तमिलनाडु वगैरह में तो वहाँ पे धोती पहनने का जो है रिवाज है। तो ऐसे बहुत सारी विविधताएं हैं। विविधताएं मतलब भिन्नताएं हैं। आप विविधता का एक अलग तात्पर्य निकाल सकते हैं कि विभिन्नताएं, अंतर, किस किस चीज में आप अंतर कर सकते हैं, वही क्या है? हमारी विविधता है। तो ऐतिहासिक में मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से आते थे, जैसे मुगल आए बाहर से। तो मुगल क्या हुआ कि जब बाहर से भारत में आए, जैसे अफगानिस्तान से मुगल आए, तो जब वो पहली बार भारत में आए तो क्या हुआ कि उनका धर्म अलग था, उनके रीति रिवाज अलग थे, उनकी भाषा अलग थी। लेकिन जब वो भारत में आए तो अपने साथ अपनी भाषा, अपने धर्म, अपने रीति रिवाज सब कुछ लेके आए। और जब यहाँ पे उन्होंने शासन किया तो वो भाई जो भी शासन करेगा, जिसके हाथ में भी सत्ता आएगी, जिसके हाथ में पावर आएगी, वो सोचेगा कि वो अपनी चीजों को आगे करे। तो इसीलिए जब मुगल का शासन था तो उन्होंने भाषा में, कौन सी भाषा में शिक्षा व्यवस्था की थी? फारसी भाषा में, अरबी भाषा में की। और जैसे कि जब हमारे यहाँ अगर कोई हिंदू राजा शासक बना तो उसने ज्यादातर संस्कृत भाषा को ज्यादा महत्व दिया। ऐसे ऐसे मतलब होता है। तो यही है कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विविधताएं क्या थी? यही सारी विविधताएं थी कि जैसे जैसे भारत में अन्य बाहर से लोग आए, वो अपने साथ अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा, अपने रहन सहन, अपना पहनावा सब कुछ लेके आए और यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल गए। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे मनुष्य ने जो है उनकी, जिनको मतलब अपनाना हुआ उन्होंने अपनाया, जिनको अपने साथ रहना था अपने साथ रहे। ठीक है, तो ये था हमारा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विविधताएं थी। अब क्या होता है कि विविधता के प्रकार क्या है, कि टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी कैसी होती है। सबसे पहले डाइवर्सिटी हम देखेंगे, वैसे मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, लेकिन आप अपने मन से भी बना सकते हैं पेपर में। तो पहली है सांस्कृतिक विविधताएं, जिसको हम बोलते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। तो क्या है कि भारत में अनेक संस्कृतियों का संगम स्थल है। बात तो सही है आपकी, क्योंकि यहाँ पे समय समय पे विदेशी आक्रमणकारी आए। मैंने आपको अभी ऊपर बताया ना कि यहाँ पे समय समय पर बाहर से लोग आए, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसलिए बाहर से बहुत सारे जो विदेशी थे वो सोने की चिड़िया का नाम सुन करके हमेशा इसकी ओर आकर्षित होते गए। तो बहुत सारे इन्वेजन हुए, आक्रमण हुए। तो क्या हुआ कि जब आक्रमण हुए तो कुछ लोग आक्रमण करके यहाँ से कुछ लूट, जो उनको चाहिए था, सोना, धन, चांदी सब लूट के लेके चले गए अपने, फिर से अपने देश में। लेकिन कुछ लोग क्या किए कि आक्रमण करने के बाद जब यहाँ की सत्ता उनको हासिल हुई तो वो यहीं रह गए। और जब वो यहीं रह गए तो चूंकि वो बाहर से आए थे तो अपने साथ वो बहुत सारी सभ्यताएं, संस्कृतियां, अपना कल्चर, ठीक, तो लेके आए थे। तो क्या हुआ कि इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ फिर विविधता मिली, अंतर पाया गया, क्योंकि उनके धर्म कुछ और था, उनका रहन सहन कुछ और था और हमारे यहाँ का रहन सहन कुछ और था।
तो क्या हुआ कि इसमें भी एक विविधता मिलती है। तो इस प्रकार से जो है, जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसमें भी हम इसको 5 वर्गों में देख सकते हैं। पहला क्या होता है कि धर्म के आधार पर विविधता, रिलीजियस डाइवर्सिटी। क्या है कि भारत में कई धर्मों के लोग जो होते हैं यहाँ पे निवास करते हैं, जैसे हिंदू धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, सिख, बौद्ध, जैन, सब। और आपको एक फैक्ट बताते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार जो है, भारत की आबादी लगभग 102.7 करोड़ थी, जिसमें से 82.41 जो प्रतिशत धर्म था वो हिंदू धर्म था। ऐसे ही अन्य धर्मों का भी प्रतिशत निकाला गया था। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में कितने धर्म है, और सब अच्छी मात्रा में। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा कौन से धर्म के लोग ज्यादा हैं? हिंदू धर्म के लोग हैं। ठीक है। अब क्या है कि इस्लाम धर्म का भी आगमन जो हुआ था, जब मुस्लिम का आक्रमण हुआ तो मुस्लिमों के साथ क्या हुआ, इस्लाम धर्म आया। और फिर क्या हुआ कि यहाँ पे समय समय पे सिख धर्म का भी उदय हुआ। और सिख धर्म भी लोग कहते हैं कि सिख लोगों के 10 गुरु रहते हैं, जिनमें से प्रथम नानक गुरु थे। ठीक है, उनके। ऐसे ही बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ धार्मिक विविधता कितने प्रकार की मिलती है? बहुत प्रकार की मिलती है। जैसे कि हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। तो ये सारे धर्मों, अलग अलग धर्मों का भारत में एक साथ रहना किस चीज की ओर इशारा करता है? कि हमारे यहाँ कितनी ज्यादा धार्मिक विविधता है, अर्थात कितना ज्यादा धर्म के आधार पर अंतर है। ठीक। अब क्या है कि दूसरा अंतर कैसा है हमारे यहाँ? भाषा के आधार पे आप अंतर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे संविधान में ही, संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। ठीक है। जैसे कि असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली। तो ये सारी भाषाएं हैं। तो आपको इतनी सारी भाषाओं को देखकर ही लग रहा है कि कितनी सारी भाषाएं हैं। और यहाँ पे और बोलियां तो बहुत सारी हैं। बोलियों से क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा बस 10 मील आगे जाइए, आपको हर 10 मील पे बोली चेंज हो जाएगी, आपकी बदल जाती है। तो इतनी ज्यादा भाषा के आधार पे क्या है? विविधता पाई जाती है हमारे भारत देश में। और किसके आधार पे विविधता पाई जाती है? प्रथाओं में विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी इन कस्टम। जैसे कि दोस्तों, कुछ लोग, अब जैसे हर धर्म के साथ एक परंपरा जुड़ी होती है। जैसे मान लीजिए हिंदू विवाह की परंपरा जैसे होती है। हिंदू धर्म में क्या होता है कि 7 फेरे लिए जाते हैं, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, विवाह होता है पूरी रात। तो ऐसी प्रथा है हिंदू धर्म में विवाह की। वहीं मुस्लिम धर्म में विवाह कैसा था? उनके विवाह को निकाह कहा जाता है। पहली बात तो ये अंतर हो गया। दूसरा क्या आता है कि उनका विवाह क्या होता है कि काजी आते हैं, उनके धर्म के जो होते हैं गुरु, वो निकाहनामा पढ़वाते हैं। तो इस तरीके से उनकी शादी होती है। ऐसे ही जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हर धर्म की अपनी एक अलग अलग शादी करने की जो एक रिवाज है, उनका अलग अलग होता है। तो आप एक ही प्रथा को देख करके आप बता सकते हैं कि कितनी हर एक धर्म में, हर एक प्रथाओं में कितनी कितनी विविधता है। ठीक दोस्तों। और जैसे कि त्योहार ले लीजिए, प्रथाओं में जैसे त्योहार, हिंदुओं में दिवाली को महत्व दिया जाता है, होली को महत्व दिया जाता है। हम लोगों में रंगों का त्योहार होता है, होली को कहते हैं। दिवाली में दिए जलाए जाते हैं, दीपक, आप तो जानते ही होंगे। और मुस्लिमों में क्या होता है कि उन लोगों के यहाँ ईद त्योहार बहुत मनाया जाता है अच्छे से। ईद में क्या होता है कि सेवइयाँ खाई जाती है, लोग आपस में गले मिलते हैं, है ना। और ऐसे ही ईसाइयों का प्रमुख त्योहार क्रिसमस डे होता है। क्रिसमस डे में उनके यहाँ एक क्रिसमस ट्री लिया जाता है, फिर लोगों को गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। तो हर एक धर्म में जो है, हर एक धर्म में एक अलग प्रथा होती है, और उस प्रथा को वो लोग अपनी धर्म की मान्यताओं के अनुसार पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से प्रथाओं में विविधता देखने को मिलती है। और किस चीज में विविधता देखने को मिलती है? जीवन शैली में विविधता देखने को मिलती है। जैसे कि दोस्तों, अगर कोई हिंदू धर्म का है तो हिंदू धर्म की महिलाएं क्या करती हैं? ज्यादातर शादी के बाद वो साड़ी, वेशभूषा में क्या पहनती हैं? साड़ी पहनती हैं, उनके में प्रमुख माना जाता है। वहीं ईसाइयों में क्या होता है कि उनके यहाँ शादी में जो होता है वो सफेद कलर का गाउन टाइप का कुछ पहनते हैं। और क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि उनके यहाँ काले रंग का एक वस्त्र पहना जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमारे जीवन शैली में भी विविधता देखने को मिलती है। और किस चीज में विविधता देखने को? जैसे कलाओं में विविधता देखने को मिलती है। जैसे दोस्तों देखिए, मंदिरों में भी, जैसे हिंदुओं का मंदिर होता है तो आप देखते होंगे वहां पे घंटी वगैरह लगी होती है, और आर्क बना होता है, ऊपर कलश टाइप का बना होता है। वहीं मुस्लिमों में गुंबद के आकार का बना होता है जो मस्जिद होता है। ईसाइयों में चर्च में ऊपर क्रॉस का चिन्ह होता है। तो इस प्रकार से कलाओं में भी विविधता देखने को मिलती है। और किस में देखने को विविधता मिलती है?
अनुष्ठान में विविधता। जैसे होता है दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार को मान्यता दी गई है, जिसमें से उपनयन संस्कार आप आगे चल के पढ़ेंगे जब आप बौद्धकालीन शिक्षा या फिर मध्यकालीन शिक्षा में आएंगे। तो हमारे ये अनुष्ठान में था। और क्या होता है कि जैसे सिखों में भी अनुष्ठान का प्रचलन होता है कि उनके यहाँ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको 5 चीजें रखना अनिवार्य किया जाता है। केस, कटार, कड़ा, ऐसे कुछ धारण करते हैं। मुझे उतने अच्छे से नहीं पता, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अनुष्ठान मतलब रिचुअल में भी क्या होता है कि हर एक जगह अपनी अपनी विविधता देखने को मिलती है, अंतर देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम सांस्कृतिक विविधता को पूरा करते हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार पूछ लीजिएगा। दूसरे नंबर पे कौन सी विविधता आती है? क्षेत्रीय विविधता, जिसको हम रीजनल डाइवर्सिटी कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा भारत देश है, हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे हमको पर्वत, पठार, मैदानी भाग, और जैसे कि आप देखेंगे अगर जम्मू कश्मीर साइड या शिमला चले जाएंगे आप, वहां पे देखेंगे कि आपको क्या होता है कि बड़े बड़े पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हिमालय पर्वत देखने को मिलता है। और जब आप मैदानी, जैसे गंगा वाले मैदानी भाग में आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब, बिहार साइड में आप चले आएंगे तो यहाँ पे आपको मैदानी भाग देखने को मिलेगा, अर्थात समतल देखने को मिलता है। वहीं पे आप महाराष्ट्र में चले जाएंगे या फिर वहां पे आपको पठारी भाग ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर आप नीचे साउथ साइड में चले जाएंगे तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, ज्यादातर आपको नदियों का संगम उधर उस साइड में दिखता है, क्योंकि समुद्री इलाका होता है। तो इस प्रकार से हमारे भारत देश में क्या है, आपको हर चीजें देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्षेत्रीय डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, आपको रीजनल डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। और फिर तीसरे नंबर पे आते हैं भाषा विविधता। तो भाषा में तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे संविधान में ही 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और हमारे यहाँ तो इतनी बोलियां हैं कि 10 मील पे आप जाइए तो आपको अलग अलग बोलियां देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भाषा के आधार पर भी विविधता देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आपका ये पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। आज हम आपका विविधता और बहुलवाद पार्ट पूरा करते हैं। आइए हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं, असमानता एवं हस्याकरण, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन। ये हमारा दूसरा चैप्टर है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि असमानता की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी क्या है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी क्या है कि जैसे कि 2 व्यक्ति हैं, मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है और कोई बी व्यक्ति है। इन 2 व्यक्तियों में अगर हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, अधिकार के आधार पर, इनके व्यवहार के आधार पर, या फिर इनकी कितनी संपत्ति है उसके आधार पर, या फिर ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितने ज्यादा शिक्षित हैं, कम शिक्षित हैं, इसके आधार पर अगर इन दोनों के बीच हम कोई अंतर करते हैं तो उस अंतर को ही हम क्या कहते हैं, असमानता कहते हैं। क्या कहते हैं? असमानता। था जब 2 व्यक्तियों या फिर 2 जीव जंतुओं के मध्य अगर हम उनके धर्म, वैसे तो जीव जंतुओं का नहीं, सिर्फ मनुष्यों का धर्म होता है, तो जैसे कि 2 मनुष्यों के बीच अगर हम धर्म, जाति, व्यवसाय या फिर उनके संपत्ति, उनकी शिक्षा, उनके व्यवहार, उनके अधिकार के मध्य में अगर हम विभिन्नताएं करते हैं, अंतर करते हैं, तो उस अंतर को ही हम क्या कहते हैं कि उनके मध्य हम क्या कर रहे हैं, असमानता कर रहे हैं। समझ में आया आपको? अब असमानता की प्रकृति क्या होती है? देखिए दोस्तों, असमानता 2 प्रकार की होती है। पहली तो होगी प्राकृतिक असमानता और दूसरी होती है सामाजिक असमानता। अब प्राकृतिक असमानता क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, जैसे कि ए है और कोई बी है। जैसे मान लीजिए ए अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ठीक है, और बी मान लीजिए कोई आपके गांव का कोई गोलू है। अब जो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो जो काम कर गए हैं, मतलब जो उन्होंने खोज की है, जो उनकी उपलब्धियां हैं, अब उनकी उपलब्धियों के आधार पे इनको ज्यादा समाज में इज्जत मिलेगी, इनको ज्यादा सम्मान मिलेगा, इनके पास ज्यादा संपत्ति होगी। और ये जो गोलू है वो अनपढ़ है, तो वो सिर्फ गाय भैंस चराता है, तो इसको ज्यादा सम्मान मिलेगा नहीं। तो इस आधार पे हम अल्बर्ट आइंस्टाइन को सम्मान किस आधार पे दे रहे हैं? उनके गुणों के आधार पर, उनकी उपलब्धियों के आधार पर। और गोलू को हम सम्मान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उसकी कोई भी उपलब्धि नहीं है, वो गांव का एक साधारण मनुष्य है। तो इस प्रकार से किसी 2 मनुष्यों के बीच यदि हम गुण के आधार पर असमानता करते हैं, उनमें अंतर करते हैं, तो क्या वो असमानता किस प्रकार की असमानता कहलाती है? प्राकृतिक असमानता। ठीक, उसी प्रकार से हम दूसरा सामाजिक असमानता कैसी होती है? जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, जैसे अंबानी है, और कोई मान लीजिए गांव का वही गोलू है। तो अब क्या होगा कि
अंबानी के पास तो बहुत सारी संपत्ति है, इसलिए कि जहां भी जाएंगे लोग इनको सर सर करके बुलाएंगे, और इनका इतना बड़ा बिजनेस है, इनको यहाँ से लेके देश विदेश हर जगह इनको सब लोग, इनको अपनी पहचान बनाने की जरूरत नहीं हुई, इनको हर कोई देख के पहचान जाएगा। लेकिन ये जो गोलू है वो एक साधारण मनुष्य है, तो इसको लोग उतना नहीं पहचानेंगे। तो इन दोनों के मध्य हम क्या करेंगे, इसको जहां भी देखेंगे अंबानी जी को वहां हम सर सर कहेंगे, और गोलू को जहां देखेंगे कुछ नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से इन दोनों में हमने क्या किया, इनको भी सम्मान देने में हमने अंतर किया ना, लेकिन ये सम्मान किसके आधार पर हमने अंतर किया, कि संपत्ति के आधार पर। ठीक, तो ये जो है संपत्ति जो है इसको कोई भी हासिल कर सकता है दोस्तों, लेकिन उसके लिए भी टैलेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो एक हिसाब से ये भी प्राकृतिक असमानता हुई, लेकिन प्राकृतिक असमानता वो असमानता होती है जो कि गॉड गिफ्टेड होती है। जैसे कि कोई गुण है इंसान के अंदर, कोई टैलेंट है, उस टैलेंट को निखार के वो आगे बढ़ गया तो समाज में लोग उसको ज्यादा पहचानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की असमानता को हम कौन सी असमानता कहेंगे, प्राकृतिक असमानता। और सामाजिक असमानता कैसी होती है, जैसे मान लीजिए एक दूसरा उदाहरण देते हैं, ये उदाहरण थोड़ा गलत लग रहा है, क्लास कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और कोई शूद्र में लिया है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहूंगी, आप पर्सनल मत लीजिएगा, सिर्फ समझाने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कोई ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को जन्म से ही उनके दिमाग में ये चीज डाल दी जाती है कि वो उच्च वर्ग के हैं, ये वैदिक काल से ही चला आ रहा है। और कोई अगर शूद्र के घर में जन्म लेता है तो उसको लोग कहते हैं कि भैया तुम SC ST कैटेगरी के हो और ये जनरल कैटेगरी के हैं, ये हमेशा तुमसे जाति में ऊंचे हैं, उच्च कुल के हैं, और ये निम्न कुल के हैं। तो इस आधार पर समाज क्या करेगा, इन दोनों में असमानता करता है। तो इस प्रकार की हुई असमानता जो होती है, इस प्रकार के दो व्यक्तियों में हुए अंतर को कौन सी असमानता के अंतर्गत रखा जाता है, सामाजिक असमानता के अंतर्गत। ठीक, अब असमानता के कारण क्या होते हैं दोस्तों, ये असमानता आती कहां से। सबसे पहला कारण तो होता है सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक कारण होता है, सामाजिक असमानता होती है, इसके कारण होती है। कैसे, जैसे मान लीजिए दोस्तों कि कोई बच्चा है, जैसे वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, वही उदाहरण है कि जैसे कोई ब्राह्मण कुल में मान लीजिए जन्म लेता है, तो उसको शुरू से ही कहा जाता है कि बेटा तुम ऊंचे कुल के हो, तुम जनरल कैटेगरी के हो, और ये जो सामने वाला लड़का है ये SC ST कैटेगरी का है, इसके साथ तुम उठना बैठना मत, इसके साथ खाना पीना मत। तो बचपन से ही इस बच्चे के माइंड में ये माइंडसेट कर दिया जाता है इसका कि उच्च कुल का है और इसको हमेशा इस इंसान से ऊंचा ही समझा जाएगा समाज में। तो इस प्रकार से जो है सामाजिक असमानता फैलती है। जब ये बड़ा होगा तो ये भी अपने आसपास जितने लोगों का SC ST कैटेगरी का देखेगा, उनको सोचेगा कि ये तो भाई हमसे नीचे हैं, इनको हमको दबा के रखना चाहिए, इनका तो हमको शोषण करना चाहिए। तो इस प्रकार से सामाजिक असमानता समाज में फैलती है। दूसरा क्या होता है कि राजनीतिक असमानता। राजनीतिक में कैसे होते, वैसे तो दोस्तों हमारे संविधान ने ये व्यवस्था की है आजादी के बाद कि वोट देने का अधिकार सबको है और सबके वोट की वैल्यू भी उतनी ही होती है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग, जैसे होता नहीं कि राजनीति में वही लोग खड़े हो सकते हैं भाई जिनके पास संपत्ति बहुत होती है। ठीक है, कहते हैं ना लोग, जिसके पास 15-20 करोड़ है वही भाई खड़े होंगे, 15-20 लाख होता है इलेक्शन में। तो कभी आपने देखा किसी गरीब को नेता बनते हुए, तो बस वही है। तो इस प्रकार से जो पॉलिटिकल जो राजनीति होती है उसमें भी उसके कारण भी कुछ असमानताएं समाज में फैलती हैं। तीसरा क्या है, इकोनॉमिक। ये सबसे मेजर फैक्टर है। क्या होता है कि अगर आपके पास पैसा होगा तो आपके पास अच्छे स्कूल में शिक्षा लेने के भी अवसर उपलब्ध होंगे। अगर आप अच्छी शिक्षा लेंगे तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो आपकी जीवन शैली भी अच्छी होगी, आपके बच्चे भी अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, आप अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे। और अगर कोई गरीब है, उसके पास खाने के भी पैसे नहीं है, तो वो शिक्षा क्या ही ग्रहण करेगा, और अगर शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तो उसकी आने वाली जिंदगी वो नौकरी भी नहीं पाएगा, नौकरी नहीं करेगा तो फिर वो वही हमेशा नीचे के नीचे दबा रह जाएगा। और जब वो नीचे ही रह जाएगा और सामने वाला ऊपर उठ जाएगा तो इन दोनों में अपने आप जो है आपको इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, अर्थात आर्थिक असमानता देखने को मिलेगी। अब क्या है कि दोस्तों जैसे